कहानी दो भाइयों के बारे में है जिनका नाम है अनिकेत और निखिल। बात 2016 की है जब ये दो एक ही साथ क्लास 12th में थे। ये लोग पढ़ाई में अच्छे ही थे और जिस स्कूल में ये दोनों लोग पढ़ते थे वो स्कूल भी शहर का फेमस स्कूल में उसका नाम आता था। इनके स्कूल के सामने एक और चीज थी जो इनके स्कूल से भी ज्यादा फेमस थी, वो थी सेंट मैरी चर्च। रोज की ही तरह जब एक दिन ये लोग स्कूल से घर वापस जा रहे थे तो स्कूल से निकलते ही इनको चर्च के सामने एक आदमी मिला। वो आदमी बिल्कुल साधारण दिख रहा था, साधारण कपड़े पहने थे। वो आदमी इनको रोकता है और कहता है, तुम लोग इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ, हम इसी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या तुम लोग रात में चर्च आ पाओगे? क्यों अंकल? क्योंकि रात में चर्च में एक प्रोग्राम होने वाला है और उसमें बच्चे इनवाइटेड हैं। तो क्या अंकल हम अपने साथ के बच्चों को भी ला सकते हैं? नहीं, अपने साथ में किसी भी बच्चे को मत लाना और सिर्फ तुम दो ही लोग आना, क्योंकि हमारे पास सीट्स सिर्फ दो ही बची थी, इसलिए हमने तुम्हें इनवाइट कर दिया। ये लोग भी कहते हैं अच्छा चलिए अंकल ठीक है, खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी घर जाते हैं। घर जाके थक जाते हैं तो रेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं और शाम के 7-8 बजने की तैयारी करते हैं क्योंकि इनको चर्च में प्रोग्राम देखने जाना होता है। सात टाइम हो जाता है, 7-8 बज जाते हैं और ये लोग घर से निकल जाते हैं। घर वालों से पूछने के बाद घर वाले भी परमिशन दे देते हैं और ये चर्च पहुंचते हैं। चर्च पहुंचने में इनको आधा घंटे के आसपास लगता है क्योंकि चर्च इनके घर से थोड़ी सी दूर है। चर्च पहुंच के देखते हैं तो वहाँ एकदम सन्नाटा होता है, बिल्कुल अंधेरा, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई फंक्शन नहीं, कोई आदमी भी नहीं दिख रहा होता है। दोनों देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है क्या करना है, किससे मिलना है। अनिकेत कहता है कि मुझे चर्च के अंदर जाके देखना है। तो निखिल कहता है क्या करना है चर्च के अंदर जाके? कोई प्रोग्राम भी है नहीं, वो जो सुबह अंकल मिले थे वो भी नहीं है और इतना हॉन्टेड सा सब सीन है, बिल्कुल डरावना है, अंधेरी रात है, तुम्हें जाना ही क्यों है? चलो घर वापस चलते हैं। अनिकेत कहता है नहीं, मुझे तो देखना है, जब यहाँ तक आए ही है और इतनी मेहनत करी है तो हमें चर्च के अंदर देखना चाहिए। अनिकेत निखिल की बात नहीं मानता है और जबरदस्ती चर्च के अंदर चला जाता है। तो निखिल को भी जाना पड़ता है क्योंकि निखिल को चर्च के बाहर खड़े रहकर भी डर ही लग रहा होता है। तो वो सोचता है कि अपने भाई के साथ ही अंदर चला जाता हूँ। दोनों भाई चर्च के अंदर जाते हैं। उनको चर्च काफी अच्छी लगती है, अंदर से बिल्कुल साफ होती है, एक जैसे कोई नॉर्मल चर्च होती है। वहाँ उनको एक छोटा सा रूम भी दिखता है। अनिकेत जल्दी से जाके रूम का दरवाजा खोलता है और रूम में अंदर देखता है। रूम बिल्कुल साफ होता है जैसे किसी का बेडरूम हो। रूम के एक किनारे बेड पड़ा होता है, एक जगह शीशा होता है और कुछ किसी औरत के कपड़े होते हैं, किसी क्रिश्चियन औरत के। वहाँ पे एक वाइट गाउन होता है, बहुत सारा सजने का सामान होता है, परफ्यूम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। अनिकेत को परफ्यूम्स बहुत पसंद है, इसलिए वो वहाँ से एक परफ्यूम को उठा लेता है। निखिल उसको मना भी करता है, कहता है कि ये परफ्यूम अच्छा भी नहीं होगा, काफी दिन से पड़ा है, पता नहीं किसका है, हम ऐसे कैसे ले सकते हैं। लेकिन अनिकेत उसकी बात नहीं मानता है और निखिल उसको थोड़ा सा डांटता है। दोनों लोग घर आ जाते हैं। घर आके काफी थक जाते हैं क्योंकि चर्च में जाके भी काफी शैतानी ही की थी और दिन भर के थक गए थे। तो दोनों लोग सो जाते हैं। अगला दिन होता है, दोनों लोग स्कूल के लिए तैयार होते हैं। निखिल पहले निकल जाता है क्योंकि अनिकेत उस दिन देर में उठा होता है सुबह, इसलिए देर में तैयार होता है। निखिल पहले चला जाता है, कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए डांट नहीं खानी है स्कूल में, मैं पहले जाता हूँ, तुम पीछे से आ जाना। अनिकेत कहता है ठीक है मैं आ जाऊंगा, तुम चलो। निखिल स्कूल पहुंचता है लेकिन अनिकेत स्कूल नहीं जाता है, वो कहीं और ही जाता है। अनिकेत उसी चर्च में जाता है जहां वो रात में गया था। अनिकेत जब वो चर्च जाता है तो उसे वही अंकल दोबारा मिलते हैं जिन्होंने उसको इनवाइट किया था। वो उन अंकल के साथ पूरा दिन बिताता है। उधर निखिल, उसके स्कूल की जब छुट्टी होती है तो निखिल घर आता है। निखिल से कहा जाता है कि तुम्हारा भाई अनिकेत वो कहाँ है? निखिल कहता है वो तो पहली बात तो वो स्कूल आया ही नहीं और मुझे तो यहाँ मिलना चाहिए था। तो ये सुन के घर वाले काफी हैरान हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं और अनिकेत को ढूंढने के लिए इधर उधर लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं। रात के 10 बज जाते हैं। अनिकेत को घर वाले ढूंढते ही रहते हैं। उधर निखिल भी अपने फ्रेंड से पूछकर घर वालों को बताता है कि कहीं उसका भाई अनिकेत तुम्हारे घर तो नहीं आया। रात के 10 बजे अनिकेत वही औरत का गाउन पहन के, एक औरत बन के, सारा मेकअप करके घर आता है। तो घर वाले देखकर काफी हैरान होते हैं। उनके घर में एक पूजा का मंदिर भी है। अनिकेत उस पूजा के मंदिर से दूर दूर से निकलता हुआ जाता है। अनिकेत किसी से बात भी नहीं कर रहा होता है। उसके पापा, उसके मम्मी उससे पूछते हैं कि ये क्या कर रखा है तुमने, ये कैसे कपड़े पहन के आए हो, पागल हो गए हो और ऐसे कपड़े तुम लाए कहाँ से? लेकिन अनिकेत किसी की भी बात का जवाब नहीं देता है और उसका ऐसा बिहेवियर देख के उसके पापा को गुस्सा आ जाता है और वो उसके 1-2 थप्पड़ भी लगा देते हैं। उसकी मम्मी अनिकेत को बचा लेती हैं और
अनिकेत को अपने रूम में जाने के लिए कहती है। अनिकेत अपने रूम में जाता है और वो बिल्कुल भी रो नहीं रहा होता है। इतना सब होने के बाद भी अनिकेत को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, वो रो नहीं रहा होता है। वो बस चुपचाप अपने रूम में जाता है और वैसे ही सो जाता है। सुबह उठता है तो अनिकेत को कुछ याद नहीं होता है और जैसा ही अपनी शक्ल वो शीशे में देखता है, उसको बहुत हैरानी होती है कि उसने लिपस्टिक लगाई हुई है, उसने मेकअप किया हुआ है और ये कैसे कपड़े उसने पहन रखे हैं। तुरंत वो उन कपड़ों को उतारता है और अपने नॉर्मल कपड़ों को पहन लेता है। निखिल भी उससे पूछता है कि भाई क्या था वो रात में। तो अनिकेत कहता है कि मुझे यार ठीक से ज़्यादा कुछ याद नहीं है, पर मुझे कुछ याद नहीं है। वो सीधे मना कर देता है। सुबह तो हो ही चुकी होती है, दोनों से कहा जाता है कि तैयार होके अपने स्कूल जाना है। अनिकेत कहता है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे कुछ बुखार लग रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं जा पाऊँगा। निखिल तू जा। निखिल कहता है ठीक है मैं स्कूल जाऊँगा और जो भी होमवर्क होगा तुझे भी बता दूंगा। पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। निखिल शाम को घर आता है, रात होती है, सोने जाते हैं। तो अनिकेत तो पूरे ही दिन सोता रहता है, आराम करता है, उसका ख्याल रखा जाता है। उसे तो नींद आती नहीं है, लेकिन निखिल को बहुत नींद आती है क्योंकि वो थक गया होता है। लेकिन निखिल उससे पूछता है वो परफ्यूम कहाँ है जो तू वहाँ से उठा के लाया था चर्च से। अनिकेत कहता है ओ हाँ वो तो रखा हुआ है और मैंने अभी तक उसको खोल के देखा भी नहीं है। तो निखिल कहता है उसको देख तो ले, उसकी स्मेल कैसी है, वो कैसा है। तो अनिकेत उस परफ्यूम को अपने ऊपर यूज़ करता है एक दो बार, कहता है कि स्मेल तो अच्छी है। निखिल मना कर देता है। निखिल कहता है मुझे किसी और का परफ्यूम यूज़ नहीं करना है, तू ही कर और जो करना है कर इस परफ्यूम के साथ। निखिल सो जाता है। अनिकेत की आंख रात के 1 या 2 बजे अपने आप खुलती है और उसे सामने अपने रूम के गेट के सामने उसके पास एक परछाई सी दिखती है, एक औरत की परछाई। बिल्कुल अंधेरा होता है, उस औरत का चेहरा बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर भी अनिकेत को उस औरत का वो गाउन दिख रहा होता है जो सेम गाउन अनिकेत ने खुद भी पहना होता है एक दिन पहले। रात के करीब 1-1:30 बजे अनिकेत की आंख खुलती है, सामने देखता है, उसके सामने एक औरत खड़ी होती है, बिल्कुल वैसा ही गाउन पहने जैसे अनिकेत ने खुद पहना था। अनिकेत को कुछ साफ साफ तो दिखता नहीं है, उस औरत की शक्ल साफ साफ नहीं दिखती है और उसको लगता है कि ये कोई भ्रम है, क्योंकि रूम में पूरी तरह अंधेरा होता है। रूम की सारी लाइट्स बिल्कुल बंद होती हैं, बिल्कुल अंधेरा होता है और अनिकेत को समझ में नहीं आता है कि ये सामने कुछ है भी या नहीं। वो इग्नोर करता है, वापस सो जाता है। अगली रात होती है। अनिकेत को ठीक उसी समय 1 या 1:30 बजे या 2 बजे तक भी वो परछाई फिर दिखती है, लेकिन इस बार थोड़ी पास में। अनिकेत ये देख के बहुत डर जाता है, वो उसका शरीर एकदम से पैरालाइज्ड हो जाता है, वो कोई भी मूवमेंट नहीं कर पाता, पूरा कांपने लगता है, पसीना पसीना हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे, क्योंकि आज वो परछाई उसको अपने ज़्यादा पास दिख रही है। उसको समझ में नहीं आता है क्या करे। उसको ऐसा तड़पते हुए जब वो तड़प रहा होता है तो उसका भाई निखिल जो उसके साथ में ही सोया होता है, उसकी अचानक आंख खुल जाती है और वो अनिकेत को हिलाता है, कहता है क्या हुआ। अनिकेत कहता है यार मुझे वो एक औरत दिख रही है, दूसरी बार दिखी है, कल भी दिखी थी, उसने वाइट गाउन पहना होता है और अपनी सारी हालत बताता है। निखिल कहता है यार तू चर्च गया था और वहाँ की कुछ कहानियां तूने सुनी होंगी और तू परेशान हो रहा है फालतू में, ऐसा कुछ नहीं होता है। अनिकेत के पास भी कोई ऑप्शन तो होता नहीं है, इन सब बातों पे यकीन कर लेता है और वापस सो जाते हैं। उसकी अगली रात होती है। अनिकेत की आंख खुलती है, वो देखता है कि उसके पैरों के पास कोई खड़ा हुआ है। अनिकेत चिल्लाता है, एकदम से बहुत तेज चीखता है। सारे घर के लोग उसके आसपास आके खड़े हो जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। अनिकेत अपनी सारी बात बताता है और तो घर वाले कहते हैं कि तुम्हें अपना रूम चेंज कर देना चाहिए, अगर यहाँ नहीं सोना है तो कहीं और सो जाओ, ऊपर वाले रूम में सो जाओ। तो ऊपर वाला रूम सुन के अनिकेत वैसे भी डर जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसको बचपन से ही डर लगता है। कहता है नहीं मैं यहीं सोऊंगा। तो उसके पापा कहते हैं अगर सोना है तो ड्रामा बंद करना पड़ेगा और वरना तो तुम अपना देख लो, क्योंकि उनके पापा को लग रहा होता है कि अनिकेत कुछ झूठ बोल रहा है या बहाने बना रहा है जिससे उसको स्कूल ना जाना पड़े। ठीक है, सब चले जाते हैं। तो अनिकेत और निखिल वापस सो जाते हैं। सोते सोते सुबह उठते हैं। अनिकेत की तबीयत दिन पर दिन ख़राब ही हो रही होती है, इसलिए पापा मम्मी को भी मानना ही पड़ता है कि कोई बच्चा नाटक तो नहीं कर रहा है, यानी खुद से उसकी तबीयत ख़राब हो रही है तो उसको स्कूल नहीं भेजते हैं। फिर से रात होती है। अनिकेत तो इन दिनों दिन भर सोता ही रहता है, स्कूल तो जा नहीं रहा है, दिन भर सोया ही करता है, तो उसको रात में नींद नहीं आती है। अनिकेत
कुछ 2-2:30 बजे टीवी देखने के लिए बैठता है। सोचता है कि उसको नींद तो आ नहीं रही है तो टीवी देखता हूँ। टीवी देखते देखते उसको बोरियत होती है, सोचता है कि टीवी में भी रात में कुछ आ तो रहा नहीं है, चलो ट्राई करते हैं, सोते हैं। और अगर ज़्यादा जगूंगा कुछ हेल्थ प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, ज़्यादा तबीयत खराब होगी, सो जाता है। 15-20 मिनट में उसकी आँख लग जाती है और जैसे ही सोता है तो उसको महसूस होता है कि उसके सीने पे कोई बैठा हुआ है। उसकी आंख खुलती है तो देखता है एक चेहरा, एक बूढ़ी औरत का चेहरा। उसने मेकअप कर रखा है और पूरे क्रिश्चियन तरीके से सजी हुई है, दुल्हन है और उसके सीने पे बैठी है और मुस्कुरा के उसको देख रही है। औरत की मुस्कुराहट में भी एक अजीब सी, क्या कहेंगे उसको, एक अजीब सा साजिश जैसी, जैसे वो कुछ छुपा रही है अपने मन में। अनिकेत कांप रहा होता है, पसीने आ रहे होते हैं, पर वो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन अच्छा होता है उसी टाइम पे उसके पापा रूम में आ जाते हैं और एकदम से उसको बेटर फील होता है कि मान लो जैसे कि वो औरत उसके सीने पर से हट गई हो, चली गई हो। बहुत रोता है, अपने घर वालों को ये सब बातें बताता है। तो उनके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि एक हनुमान मंदिर है उनके घर के आसपास, वहाँ पे एक पुजारी जी भी हैं और काफ़ी टैलेंटेड पुजारी जी हैं, उनसे मिलवाने की कोशिश करते हैं। सुबह सुबह होती है, अनिकेत को पुजारी जी के पास ले जाया जाता है। जैसे ही ले जा रहे होते पुजारी जी मना कर देते हैं, कहते हैं कि इसको मंदिर में मत घुसने देना, मैं बाहर आ रहा हूँ। पुजारी जी बाहर आते हैं, अनिकेत से मिलते हैं और उसको उसके सर पे एक हाथ रखते हैं। हाथ रख के कहते हैं थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी तुम लोग को बुलाऊंगा। तो कुछ देर बाद पुजारी जी अनिकेत के पापा को बुलाते हैं, प्राइवेटली बुलाते हैं, अनिकेत को बाहर रहने के लिए कहते हैं। उसके पापा से कहते हैं कि आपको पता है कि इस लड़के ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से कोई एक शक्ति, कोई एक नेगेटिविटी, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई आत्मा इसके पीछे पीछे चली ही आ रही है। ये इसको कितना भी भगाना चाहे या हम उसको कितना भी भगाना चाहे वो नहीं जाएगी, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि ये कोई सामान लेके आ गया हो। ये सब बातें होती हैं, लोग घर जाते हैं। फिर अनिकेत से घर पे पूछा जाता है कि क्या ऐसा तुमने किया है? कुछ पंडित जी बता रहे थे तुम किसी का सामान लेके आ गए हो, कहाँ गए थे, क्या किया है, कुछ दिनों पहले कुछ किया था क्या? तो निखिल वो बहुत डरा हुआ होता है, वो तुरंत बताता है कि पापा हम लोग एक चर्च गए थे, हमें एक आदमी ने बुलाया था और ये ज़बरदस्ती घुस गया, ये वहाँ से कुछ सामान उठा के ले आया। उसके पापा वो सारा सामान देखते हैं, एक परफ्यूम होता है और एक लिपस्टिक होती है, तो काफ़ी डांटते हैं, कहते हैं तुम्हें इसका क्या करना है, तुम तो लड़कियों का सामान क्यों यूज़ करोगे, पागल हो क्या? बहुत डांट पड़ती है। लेकिन वहाँ पे अनिकेत की हालत बहुत नाजुक हो चुकी होती है। अनिकेत की आंखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो गए होते हैं, बहुत वीक हो गया होता है, उठ के चलना भी उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है। वो सब सामान लेके वो पुजारी जी के पास जाते हैं, अनिकेत भी जाता है, निखिल भी जाता है। सारी बात पुजारी जी को बताई जाती है। पुजारी जी काफ़ी नाराज़ होते हैं और कहते हैं कि ये इस लड़के ने बहुत गलत किया है, ये किसी शक्ति की चीज़ें उठा के ले आया और अब वो शक्ति इसको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि उस शक्ति को लगता है कि ये लड़का उससे शक्ति से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अनिकेत के पापा कहते हैं तो पुजारी जी कुछ तो करना पड़ेगा। पुजारी जी कहते हैं हम एक ट्राई कर सकते हैं, हम हवन करेंगे, हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और ट्राई करते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा होगा, वरना तो आपको किसी बड़े पंडित जी के पास जाना होगा या फिर आपको बालाजी जाना होगा। वो ट्राई करते हैं, हवन शुरू करने की तैयारियां होती हैं, हवन शुरू होता है। जैसे ही हवन शुरू होता है अनिकेत तड़पने लगता है, एकदम से ज़मीन पर लेट जाता है, चिल्लाने लगता है, कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाना है, ये मेरा घर नहीं है, मेरा सामान दे दो, मैं जा रही हूँ। पुजारी जी इशारों इशारों में अनिकेत के पापा को कहते हैं कि देखिए ये इसके अंदर से बोल रही है, जो भी शक्ति है अनिकेत के साथ आई है वो उसके अंदर है और इस समय अनिकेत नहीं, वो शक्ति बोल रही है। कुछ देर हवन चलता है और अनिकेत बेहोश हो जाता है। पंडित जी वो सामान उठाते हैं, उस सामान को जला देते हैं और अनिकेत के पापा से साफ साफ कहते हैं कि अगर ये इंसान दोबारा उस तरफ गया तो उसको कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि सामान हमने जलाया है, उसको वापस नहीं किया है। अब उस सामान को वापस करने जाएंगे तो वो भूत या वो आत्मा, वो शक्ति किसी के भी पीछे पड़ सकती है, जो भी आदमी उधर जाएगा। कुछ दिन के आराम के बाद अनिकेत ठीक हो जाता है, उनके स्कूल को भी चेंज कर दिया जाता है। एक बार उनके पापा के मन में ख्याल आता है कि चलो वो चर्च देखते हैं जिसमें तुम गए थे। तो अनिकेत और निखिल कहते हैं कि आपको पंडित जी की बात याद नहीं है क्या? तो फिर पापा कहते हैं बहुत टाइम हो चुका है और तुम्हारा स्कूल भी चेंज करवा दिया और तुम लोग तो जाओगे नहीं, मुझे बस बाहर से देखनी है और मैं तो अंदर भी जा सकता हूँ, मैं कुछ छूऊंगा नहीं, मैं कुछ लाऊंगा नहीं, बस मुझे देखना है, मुझे दिखा दो। तो वो लोग अपने पापा को चर्च तक ले जाते हैं, कहते हैं पापा यही चर्च है, आप अंदर मत जाइए अगर चाहें तो। और पापा कहते हैं मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं वो गलती नहीं करूँगा। पापा जाते हैं और देखते हैं चर्च अंदर से बिल्कुल खंडर हो चुकी है। ज़्यादा टाइम नहीं बीता था, 6 ही महीने बीते थे जब अनिकेत और निखिल आए थे
और जब पापा आए हैं, तो इन दोनों के बीच का जो टाइम है वो 6 ही महीने है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। और इतने ही महीने में चर्च पूरी अंदर से खंडर हो चुकी है, काली पड़ चुकी है। सारी टेबल्स पे, सारी चेयर्स पे धूल जमी हुई है। वहाँ ऐसा लगता ही नहीं कि कोई इंसान कभी आया भी हो। मक्खियाँ उड़ रही हैं, वहाँ पे जाले हैं, बहुत गंदी हालत में है, बदबू आ रही है। पापा बाहर आके कहते हैं चलो बेटा घर चलो, और रास्ते में उनको सब बताते हैं कि जिस चर्च में तुम लोग आए थे, जिस आदमी से तुम लोग मिले थे, वो कोई आदमी था ही नहीं। और ये चर्च कभी जिस हालत में तुम लोगों ने देखी थी, कभी उस हालत में थी ही नहीं।